सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। आज हम गृह विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है खाद्य संरक्षण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि खाद्य संरक्षण, खाद्य यानी जो भी भोज्य पदार्थ है, संरक्षण यानी उसको सुरक्षित रखना, यानी जो भी भोज्य पदार्थ है वो लंबे समय तक किस तरह से सुरक्षित रहे, किन किन विधियों से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उससे खराब होने के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, वो सब हम इस पाठ के अंतर्गत समझेंगे। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ को। आपने पहले पढ़ा है कि हमें विभिन्न खाद्य समूहों के से प्राप्त विविध भोज्य पदार्थों से संतुलित आहार प्राप्त होता है। जो हमने पाठ नंबर 3 भोजन समूह पढ़ा तो हमने देखा कि विभिन्न भोजन समूह से हमें संतुलित आहार प्राप्त होता है। प्राय देखा गया है कि मौसमों में परिवर्तन के कारण कुछ भोज्य पदार्थ साल भर उपलब्ध नहीं रहते हैं। यानी कुछ भोजन पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ सब्जियाँ फल होते हैं जो मौसम के अनुसार ही हमें बाजार में उपलब्ध होती है, तो वो हमें साल भर तक उपलब्ध नहीं होती। हम जानते हैं कि आप सभी सब्जियों और फलों को पूरे वर्ष भर खाना चाहते हैं। आप सर्दियों में आम तथा गर्मियों में गाजर किस प्रकार खा सकते हैं। हम सभी पूरे साल आम का मज़ा लेना चाहते हैं, किंतु ये संभव नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम साल भर ताज़े आम तो नहीं खा सकते, किंतु संरक्षित या परिष्कृत उत्पादों जैसे कि अचार, चटनी, जूस, स्क्वैश और जैम का मज़ा साल भर ले सकते हैं। इसलिए भोजन के पौष्टिक तत्वों से में संवर्धन करने तथा विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए खाद्य संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो भोज्य पदार्थ जो है, भोजन में जो पौष्टिकता होती है उसमें संवर्धन करने, उसमें बढ़ोतरी करने तथा विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। आइए सीखें कि सब्जियों और फलों को किस प्रकार से संरक्षित रखा जाता है जब वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी कोई भी सब्जी या फल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो जाती है, तो उसको हम कैसे सुरक्षित या संरक्षित रख सकें, इसके बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। अब इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे कौन से उद्देश्य पूरे होंगे, हम क्या क्या चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ये उद्देश्य में बताया रखा है। पहला है खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा खाद्य भंडार को समझ पाएंगे। ये खाद्य पदार्थ खराब क्यों होते हैं, उसका भंडारण कैसे रखा जाता है वो समझ पाएंगे। दैनिक प्रयोग के खाद्य पदार्थों को उनकी प्रयोग अवधि के आधार पर श्रेणीबद्ध कर पाएंगे। खाद्य संरक्षण को परिभाषित कर पाएंगे और उसके महत्व का उल्लेख कर पाएंगे। खाद्य संरक्षण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कर पाएंगे। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियों को जान पाएंगे, यानी खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियाँ कौन कौन सी है, ताकि जो भी भोजन पदार्थ है उनको हम सुरक्षित रख सके, उसके बारे में जान पाएंगे। घर में भंडारित भोज्य पदार्थों की देखरेख में रखी जाने वाली स्वच्छता का मूल्यांकन कर पाएंगे और जान पाएंगे कि खाद्य पदार्थ के खराब होने में उनकी बर्बादी से किस प्रकार बचा जाता है। अब है पॉइंट नंबर 5.1 खाद्य पदार्थों का खराब होना व उनका भंडारण। खाद्य पदार्थ खराब क्यों होते हैं और उसका भंडारण किस प्रकार किया जाता है। पहला है खाद्य पदार्थों का खराब होना। खाद्य पदार्थों के खराब होने का तात्पर्य है कि भोजन अब खाने योग्य या खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब आप ब्रेड को कुछ दिनों के लिए फ्रीज में से बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर फफूंद जैसा तत्व विकसित हो जाता है, जो रंग में सफ़ेद, हरा तथा काला होता है। इस विकसित पदार्थों को मोल्ड कहते हैं। यानी जो भी हम, जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड को हम अगर 2-3 दिन फ्रीज में न रख के बाहर रख देते हैं 2-3 दिन के लिए, तो उसके ऊपर एक फफूंद से जम जाती है। उसको वैज्ञानिक भाषा में मोल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये किस रंग में होती है, हरे ये रंग में सफ़ेद या हरी होती है या फिर काली भी हो सकती है। जिस ब्रेड में मोल्ड विकसित हो जाता है वह खाने योग्य नहीं रहती। इस प्रकार यदि पकी हुई दाल या सब्जी को कुछ समय के लिए बाहर निकालकर छोड़ दिया जाता है तो किण्वन के कारण उसमें बदबू आने लगती है तथा बुलबुले उठने लगते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ खराब हो गया है। जी हाँ, आप सही है। यानी कि भोज्य पदार्थ कैसे खराब हो गया, हम कैसे कहेंगे, या तो उसमें फफूंद आ जाती है या फिर उसमें बदबू आने लग जाती है, ठीक है, या उसमें उफान सा आ जाता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि खाद्य पदार्थ क्या हो गया, खराब हो गया है। भोजन तब खराब होता है जब उसका रंग बदल जाता है और उसमें बदबू आने लगती है, उसमें किण्वन के संकेत जैसे बुलबुले आदि नजर आने लगते हैं। किण्वन यानी कि उसमें बुलबुले आने लग जाते हैं, है ना, तो इस तरह से वो किण्वन के संकेत होते हैं। या उसमें मोल्ड यानी खाद्य में फफूंद या पाउडर नुमा पदार्थ चिपक जाता है, ये विकसित हो जाता है। फलों और सब्जियों में यदि नरम दाग या नरम भूरे दाग विकसित होने लगते हैं तो वह भी भोजन खराब होने का संकेत है। जो भी सब्जियाँ है, फल है, वो ज़्यादा नरम हो गई है या उसमें कुछ दाग होने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब वो जो सब्जी या जो फल है वो क्या है, खराब होने के संकेत देती है। खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण। अब खाद्य पदार्थ क्यों खराब होता है, उसके क्या क्या कारण हैं। खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवाणुओं, एंजाइमों, कीट, कृमि तथा चूहों की उपस्थिति के कारण खराब होते हैं। आइए इन कारकों की विस्तार से चर्चा करें।
पहला है सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण भी खाद्य पदार्थ खराब होता है। आप आटे को गूंथकर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। आप क्या देखेंगे कि रखने के बाद क्या होता है कि उसमें जो ऊपर का जो है ना, अगर हम आटे को ये फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक काला काला ये हल्की सी भूरे रंग की काले रंग की एक परत टाइट जम जाती है। ठीक है जी हाँ, आप देखेंगे कि उसका ऊपरी भाग काला हो गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ये सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण हुआ है। सूक्ष्म जीवाणु बहुत छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म जीवाणु भोजन को उस समय खराब करते हैं जब उनके विकास के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि सूक्ष्म जीवाणु भोजन को कब खराब करते हैं? जब उस सूक्ष्म जीवाणु के विकसित होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो सूक्ष्म जीवाणु पनपते हैं और वो भोजन पदार्थ खराब हो जाता है। तो हमने देखा है कि आटे में क्या होता है कि आटे को अगर हम गूंथ के थोड़ी देर रख देते हैं, है ना, तो वो उसके ऊपर एक है ना ऊपरी परत तो टाइट हो जाती है, ऊपरी भाग या काला काला हो जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने घरों में एक संरक्षण विधि अपनाते हैं। वो क्या है कि हम उसको ऊपर तेल लगा के, घी लगा के रखते हैं, ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु है वो घी या तेल की जो परत है वो अपनी एक परत बनाती है। ठीक है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीवाणु है वो भेद कर उस आटे तक नहीं पहुंच पाते। तो वो परत की वजह से, तेल या घी की परत की वजह से वो आटा कुछ देर तक यानी लंबे समय तक चलता है, वो खराब नहीं होता। तो ये जो घी या तेल है वो भी खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कार्य करता है। जैसे कि हम घर में अचार बनाते हैं, तो अचार में हम क्या करते हैं, अगर अचार में आपने कम तेल डाला है, यानी वो पूरा उसमें डूबा नहीं है, तो उसमें कुछ दिनों के अंदर फफूंद आ जाएगी, है ना, या ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर उसको तेल को उसमें डूबता हुआ डाल दिया, उसमें बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया, वो जो ऊपर तक है और जो अचार वगैरह है वो पूरा डूब गया, तो वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि वो ख़राब इसलिए नहीं होता है क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु भेद कर उस तेल की परत को भेद कर वो अंदर तक खाद्य पदार्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो तेल जो है वो भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अन्य जीवों के समान ही उन्हें भी विकसित तथा गुणन के लिए वायु, नमी, सही तापमान तथा भोजन की आवश्यकता होती है। तो अन्य जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणु के समान ही ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको भी विकसित होने के लिए वायु, नमी, सही तापमान तथा भोजन की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवाणु के विकास की उपयुक्त परिस्थितियां हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु किसकी स्थितियों में विकसित होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है भोजन में नमी की अधिक मात्रा। अगर कोई भोजन ज़्यादा नमी युक्त है, उसमें पानी की मात्रा है, तो वो भी जल्दी खराब हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि टमाटर तथा आलू में से किस में अधिक नमी के तत्व होते हैं? तो आपने देखा कि टमाटर और आलू में से सबसे ज़्यादा पानी किस में होता है, नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा टमाटर में होती है। तो आपने देखा कि आलू तो लंबे समय तक चलता है, जबकि टमाटर जल्दी से ख़राब हो जाता है। जी हाँ, टमाटर में, और यही कारण है कि टमाटर जल्दी ख़राब होता है। भोजन के आसपास की वायु और ये भी प्रभाव डालती है। अगर आपके भोजन, जहाँ पर आपने खाद्य पदार्थ रख रखा है, जो भोजन रखना है, उसके आसपास की वायु अगर गंदी होगी, बदबूदार होगी, तो वो भोजन भी जल्दी से खराब हो जाएगा। भोजन को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखना, यानी भोजन जो है आपने कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रख दिया तो भी वो खराब होता है। क्या आपने कभी देखा है कि पालक को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने से क्या होता है? वह पीला और बासी हो जाता है। तो उसको सुरक्षित के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। जब फलों और सब्जियों के छिलके को नुकसान पहुंचता है तो वे सूक्ष्म जीवाणुओं के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे कि केला आदि। आप ऐसे और फलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार खराब होते हैं? तो जो भी फलों और सब्जियों के जो छिलके अगर वो हट गए या उतार दिए या कहीं से वो कट फिट गए, है ना, तो उसके जरिए सूक्ष्म जीवाणु उस टूटे या फटे हुए स्थान से सूक्ष्म जीवाणु अंदर प्रवेश कर जाएंगे और वो भोज्य पदार्थ, फल या सब्जी खराब हो जाएगी। निम्न लवण, शर्करा तथा अम्ल तत्व वाले भोज्य पदार्थ। निम्न लवण जिसमें नमक की मात्रा कम हो, जिसमें शक्कर यानी शर्करा यानी मीठे की या अम्ल की तत्व की मात्रा जिसमें कम होती है, वो भोज्य पदार्थ भी जल्दी खराब होता है। क्या आप कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? अचार, फलों का जैम आदि। इसलिए यदि आप भोजन को सूक्ष्म जीवाणु से बचाना चाहते हैं तो आपको उन परिस्थितियों को दूर करना होगा जो उसके विकास में सहायक होता है। तो हमें अगर भोजन को सुरक्षित रखना है तो हमें उन परिस्थितियों से दूर रखना है जो सूक्ष्म जीवाणु को, है ना, विकसित करने में सहायक प्रक्रियाएं होती है। तो पहला है एंजाइमों की उपस्थिति। एंजाइम रासायनिक तत्व होता है जो पौधों तथा पशुओं में पाए जाते हैं
है। तो ये एंजाइम जो है ये कहीं से बनते नहीं है, ये पौधे और पशुओं में ऑलरेडी पहले से ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि फलों में पौधे से हमें क्या प्राप्त होती है, हमें सब्जियां, हमें फल प्राप्त होते हैं, और पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, जिसको हम अपने खाद्य पदार्थ में उपयोग करते हैं। तो ये एंजाइम उसमें होते हैं। आपने देखा होगा कि जो फल है या सब्जी है, मान लो आप घर में आम लेके आए, थोड़ा कच्चा, आधा सा कच्चा सा आम है, पूरा पका नहीं है, वो कुछ ही टाइम में वो आप उसको रखे रखोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही ज़्यादा पक जाएगा। इसी प्रकार आप केला लेके आते हो, ठीक है, वो ज़्यादा पका हुआ नहीं है, लेकिन आप 2-3 दिन के अंदर वो एकदम पका हुआ दिखेगा आपको। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम उस खाद्य पदार्थ को पका देते हैं, उस फल को या सब्जी को उसने पका दिया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पक गया और खाने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार दूध है, अगर आपने दूध को उबाल के नहीं रखा या ज़्यादा समय के लिए ऐसे छोड़ दिया, तो दूध के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो दूध को फटा देते हैं या उसको ख़राब कर देते हैं। क्या ये एंजाइम भोजन के लिए हानिकारक होते हैं? जी नहीं। एंजाइम फलों और सब्जियों के पकने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं? फलों और सब्जियों को पकाते हैं। तो जब ये ज़्यादा पक जाता है, जो हमारे खाने योग्य नहीं होता है, तो फिर हम उसको नहीं खाते हैं। कच्चा हरा आम कुछ ही दिनों में पककर मीठा और पीला हो जाता है, और ये एंजाइम की प्रक्रिया के कारण होता है। यदि आप इस पीले और पके हुए आम को कुछ दिनों के लिए रखें तो क्या होगा? कोई भी इस अधिक पके या सड़े हुए आम को खाना पसंद नहीं करेगा। आप जानते हैं कि जब फलों के छिलके को निकाला या काटा नहीं भी जाता है तो भी वह खराब हो जाता है। यानी कि जब फलों के छिलके को निकाला या काटा नहीं भी जाता है तो भी वो खराब हो जाता है। ये एंजाइम की प्रतिक्रिया के कारण होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ज़्यादा पकता जाता है और वो फिर हमारे खाने योग्य नहीं रहता। कीट, कृमि तथा चूहे, तो ये भी खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं। क्या आपने कभी चावल या दालों में छोटे भूरे रंग के कीट या छोटे सफ़ेद कृमि देखे हैं? ये कीट और कृमि भोजन के दोनों दानों को खाते हैं। तो ये कीट और कृमि क्या करते हैं? भोजन के दानों को खाते हैं। ये अनाज में छोटे छोटे छेद कर देते हैं और कई बार इसे पाउडर में बदल देते हैं। तो आपने देखा गेहूँ है, चावल है या दालें हैं, उसमें कुछ भूरे रंग के बारीक बारीक कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कृमि बोलते हैं। सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं? उस खाद्य पदार्थ को खाते रहते हैं और उसको पाउडर के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार ये भोजन मानव प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि चूहे हमारे भोजन को नष्ट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे ऐसा किस प्रकार करते हैं? तो आपने देखा कि चूहे भी क्या करते हैं? हमारे भोजन को ख़राब करते हैं। वो उसमें गंदगी कर देंगे या फिर उसको खाएंगे, कुतर देंगे, जिसकी वजह से वो भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। आपने अभी पढ़ा है कि खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के 3 प्रमुख कारण हैं: सूक्ष्म जीवाणु, एंजाइम अभिक्रिया तथा कीट तथा कृमि। तो अगर प्रश्न बनता है इस भोजन को खराब होने के क्या क्या कारण है, तो अभी आपने पढ़ा है ना कि पहला है सूक्ष्म जीवाणु की वजह से, एंजाइमों की उपस्थिति की वजह से, और कीट, कृमि तथा चूहों के कारण। तो इसके कारण भी जो है खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। ये गतिविधि दे रखी है। अगला है खाद्य भंडारण। अरे हम जो है अब खाद्य भंडार किस तरह से कर सकें, यानी जो खाद्य पदार्थ है उसको हम स्टोर कैसे करें, उसकी विधियों के बारे में जानेंगे। खाद्य भंडार का सामान्य अर्थ है कि भोजन को विशेष स्थान पर रखना या तब तक संभाल कर रखना जब तक कि उसके प्रयोग की आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए आप बिस्किट या स्नैक्स खरीदते हैं और उन्हें खाने के लिए उपयोग किए जाने तक हवाबंद डिब्बे में रखते हैं। आप दूध खरीदते हैं तो उसे उबालकर फ्रीज या ठंडे स्थान पर रखते हैं। आप दालें, चावल, आटा खरीदते हैं तो उन्हें हवाबंद डिब्बों में भरकर रखते हैं। तो इसको भी हम हवाबंद में क्यों रखते हैं? क्योंकि हवा में भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। अगर ये पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं, जैसे कि दालें है, चावल है, आटा है, तो वो क्या होगा? हवा के संपर्क में आके और वो इसमें नमी हो जाएगी, और नमी को पनपने के लिए सूक्ष्म जीवाणु के लिए तो बहुत ही अच्छा साधन होता है कि जहाँ नमी होती है वहाँ सूक्ष्म जीवाणु जल्दी पनपते हैं। तो वो ये खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा। तो इसको हम हवाबंद डिब्बे में रखते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपका ये भोज्य पदार्थ यथासंभव लंबे समय तक ताज़ा रहे और ख़राब होने से बच सके। खाद्य पदार्थों की खरीदी जाने वाली मात्रा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब जो भी खाद्य पदार्थ हम खरीदते हैं उसकी मात्रा कुछ कारणों पर निर्भर करती है। पहला क्या है? हम जानते हैं कि जितनी हमारी आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता के अनुसार हम खाद्य पदार्थ खरीदेंगे, और ये खाद्य पदार्थ हम ये भी देखते हैं कि कितने लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि मान लो आलू है, आलू आप एक साथ 5 किलो ला सकते हो क्योंकि वो लंबे समय तक चलता है। लेकिन क्या पालक आप एक साथ 5 किलो ला सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको इतनी आवश्यकता नहीं होगी। आपको
एक टाइम सब्जी बनानी है, 2 टाइम उसकी सब्जी बन जाए, उतनी ही पालक लाओगे। जबकि आलू आप 5-7 बार उसकी सब्जी बन सके उतना आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन पालक को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि पालक जो है वो जल्दी ख़राब होता है और आलू एक लंबे समय तक चलता है, क्योंकि आलू में नमी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है और पालक में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे ही टमाटर है, टमाटर आप उतना ही लाओगे जितना आपकी 2-3 दिन चल जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्यों नहीं लाओगे, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा होगी और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। एक समय के बाद तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में अपने उसको फ्रीज करके भी रखा है तो भी वो ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि उसकी खुद की उपभोज्य अवधि है वो ख़त्म हो जाती है। उपभोज्य जीवन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण अब हम किस आधार पर करते हैं, हम कोई भी खाद्य पदार्थ लाते हैं तो उसको किस आधार पर हम उसको लाते हैं। पहला तो हम क्या देखते हैं, उसकी उपभोज्य जीवन अवधि के आधार पर भोजन का वर्गीकरण करते हैं कि उपभोज्य यानी उसकी जीवन अवधि कितनी है। आपने देखा होगा कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के खराब होने की समयावधि भिन्न होती है। क्या आप ऐसे 3 खाद्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो बहुत जल्दी खराब होते हैं और 3 ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें खराब होने में अधिक समय लगता है। समयावधि जिसमें भोजन ताज़ा रहता है उसे उपभोज्य जीवन कहते हैं। यानी उपभोज्य जीवन अवधि ये उपभोज्य जीवन किसे कहते हैं कि वो समयावधि या वो समय जिसमें भोजन ताज़ा रहता है, तो इसे ही भोजन उपभोज्य जीवन कहते हैं। इससे भंडारण के दौरान भोजन की स्थिरता भी कहते हैं, यानी उस भंडारण के दौरान वो भोजन कितनी देर तक स्थिर रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, ये भी कहते हैं। खाद्य पदार्थों को भंडारण के दौरान उनकी स्थिरता के आधार पर गैर नाशवान, अर्धनाशवान तथा नाशवान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो खाद्य पदार्थ को अगर हम देखें कि उपभोज्य जीवन के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, गैर नाशवान जो कि जल्दी से खराब नहीं होता, लंबे समय तक 1-2 साल चल जाता है। अर्धनाशवान जो कुछ लंबे समय तक चलता है, ठीक है, ज़्यादा में तो 10-5 दिन तो वो चल ही जाएगा, और नाशवान जो 1-2 दिन में ही खराब हो जाता है, ठीक है, ये होता है नाशवान। तो इस उपभोज्य जीवन के आधार पर खाद्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, गैर नाशवान, अर्धनाशवान और नाशवान। तो हम गैर नाशवान को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। गैर नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल है साबुत अनाज, दालें, सूखे फल, तेलीय बीज, चीनी तथा गुड़, ये जल्दी से खराब नहीं होते। अर्धनाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल है परिष्कृत अनाज तथा दालों के उत्पाद जैसे कि मैदा, सूजी, अंडे, आलू, प्याज, बिस्किट तथा केक, ये कुछ समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, यानी उनको हम 10-5 दिन तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। नाशवान खाद्य पदार्थों में शामिल है हरे पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, टमाटर, सेब, केला, ब्रेड, मक्खन तथा क्रीम। तो ये नाशवान है जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, लमसम 1 या 2 दिन तक ही ये चल सकती है। उपभोक्ता के मार्गदर्शन के रूप में अब विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे परिष्कृत खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी तारीख सहित विस्तृत ब्यौरों का लेबल उपलब्ध करवाएं। तो अब देखो, उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए जरूरी हो गया है कि जो भी परिष्कृत खाद्य पदार्थ आते हैं, जो डिब्बा पैक आते हैं, ठीक है, उस पर वो जो कंपनी वाले क्या करते हैं, है ना, वो ये विनिमय करता है, यानी जो बेचने वाले जो भी कंपनी है वो क्या करते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखती है, ताकि जो व्यक्ति उस खाद्य पदार्थ को खरीद रहा है तो उसको उसके जीवन अवधि के आधार पर ही उसको खरीदे और वो देखे कि वो कब का बना हुआ है और उसकी एक्सपायरी वो कब तक चलेगा। यदि आप किसी भी डिब्बा बंद या पैकेट खाद्य पदार्थ को देखें तो आप उस पर लिखा हुआ देखेंगे कि ये देखेंगे कि सेब पूर्व उपभोग करें, यानी उस तारीख से पूरे, उस महीने से पूरे, उस दिन से पहले उसको उपयोग करना है। सेब पूरी और सर्वोत्तम, यानी एक विशिष्ट तारीख तक की वो सर्वोत्तम है, ये और कुछ नहीं बल्कि भोजन का उपभोज्य जीवन है। तो ये जो लिखी होती है डेट, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, वो क्या है, उसी भोजन का उपभोग्य जीवन है। और इस तिथि के पश्चात ये समान रूप तथा स्वाद का नहीं रह पाएगा और खराब होने आरंभ हो जाएगा। तो उस डेट के बाद में, उस तिथि के बाद में ये जो खाद्य पदार्थ है वो समान रूप, जिस रूप में ये होना चाहिए उस रूप में नहीं रह पाएगा और ये धीरे धीरे उसमें वो स्वाद भी नहीं रहेगा और धीरे धीरे खराब होने लगेगा। ये कुछ गतिविधि दे रखी है, वो आपको करनी है, ठीक है। अगले खाद्य संरक्षण, खाद्य पदार्थ का संरक्षण हम किस प्रकार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूध को गर्म क्यों करते हैं, या भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं, या सूखे हुए पदार्थों को धूप में क्यों रखते हैं, या खाद्य पदार्थों को हवाबंद डिब्बों में क्यों रखते हैं। जी हाँ, आप सही है। ये उपाय भोजन की उपभोज्य जीवन को बढ़ाने या भोजन को संरक्षित रखने में सहायक होता है। तो ये जो उपाय है वो भोजन को उपभोज्य अवधि को बढ़ा देता है, ये उसको संरक्षित करने में सहायक होता है। अन्य शब्दों में खाद्य संरक्षण से तात्पर्य भोजन को सुरक्षित रखना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना तथा खराब होना या किण्वन से बचाना है।
इस प्रकार खाद्य संरक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अगला याद रखें, कुछ खाद्य पदार्थ दूसरों की तुलना में जल्दी खराब हो जाते हैं। भोजन के रंग, स्वाद तथा पोषक तत्वों को भी संरक्षित रखा जा सकता है। संरक्षण से तात्पर्य संदूषक या एंजाइमिक या रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन के कारण भोजन को सड़ने या खराब होने से सुरक्षित रखना है। यह भोजन के उपभोज्य जीवन को बढ़ाने में सहायक होता है और इस प्रकार भोजन को भावी उपयोग के लिए भंडारित किया जाता है। यानी कि संरक्षण से क्या तात्पर्य है कि भोजन में संदूषक या एंजाइमिक या रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन के द्वारा के कारण भोजन को सड़ने, खराब होने से सुरक्षित रखना। यानी मान लो हमने भोजन को फ्रीज में रख दिया, तो हमने क्या किया, उसकी एंजाइम है जो उसमें एंजाइम की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, उसमें रासायनिक प्रक्रिया बहुत कम होगा, है ना, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा जिससे की वजह से वो जल्दी से खराब नहीं होगा और उसका उपभोज्य जीवन बढ़ जाएगा। भोजन संरक्षण का महत्व। भोजन संरक्षण का क्या क्या महत्व है वो हम देखेंगे। आप अपने खाद्य संरक्षण की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपने खाद्य संरक्षण की अवधारणा को समझ लिया है। क्या अब आप बता सकते हैं कि हमें भोजन को संरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों होती है? इसके कुछ कारण इस प्रकार है। संरक्षण अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है। जो भी भोज्य पदार्थ को हम संरक्षित करते हैं वो अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था करता है, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन, क्योंकि अगर कोई भोज्य पदार्थ ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, कोई सब्जी वगैरह, तो क्यों उसका ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो अगर हमें संरक्षण की विधि आती होगी या ऐसी प्रक्रिया संरक्षण की है तो उस भोज्य पदार्थ को ज़्यादा उत्पादित किया जा सकता है। क्या आप कुछ ऐसे उत्पादों के नाम बता सकते हैं जो आम से बने होते हैं? जी हाँ, ये है जूस, मुरब्बा, स्क्वैश, आम पन्ना, पल्व, चटनी, अचार तथा कच्चे आम का पाउडर। आप इस सूची में कुछ और उत्पादों को भी शामिल कर सकते हैं। आम गर्मियों के मौसम का फल है जो भारत में अप्रैल से अगस्त के बीच प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। देश की विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के आमों को उगाया जाता है। सामान्यतः एक स्थान पर उगने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन उसी क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता और सामान्यतः इन पदार्थों का उत्पादन भी काफ़ी व्यापक स्तर पर होता है। किसान इस अतिरिक्त उत्पादन का क्या करते हैं? किसान इन आमों के परिवहन की व्यवस्था करते हैं और इन्हें एक स्थान पर पहुंचाते हैं और उन्हें उन स्थानों पर पहुंचाते हैं जहां उनका उत्पादन नहीं होता है। तो हमने देखा कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जो खाद्य पदार्थ उगता है वो किसी और स्थान पर उत्पादित नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे कि सेम जो है, मान लो राजस्थान है, राजस्थान में सेम का उत्पादन नहीं होता और सेम का उत्पादन कश्मीरी ठंडे प्रदेशों में होता है। तो क्या ठंडे प्रदेशों वाले व्यक्ति उस सेव का सारा ही उपभोग कर सकते हैं क्या? यानी उस सेव को वो वहीं सभी लोग उसी को ख़त्म नहीं कर सकते ना। तो एक्स्ट्रा जो बच जाता है ना, जो ज़्यादा उत्पादित हो गया, उसको क्या करेगी, अन्य राज्यों के अंदर वो उसको वितरण करेंगे, उसको बेचेंगे। ठीक है। जो किसान क्या करेगा, वो परिवहन के साधन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन स्थानों पर उसको पहुंचाएगा जहां पर उसका उत्पादन नहीं होता। तो ये कब संभव हो पाया? जब संरक्षण की विधियाँ हो और उस खाद्य पदार्थ, जो अधिक उत्पादित खाद्य पदार्थ है, उसको हम सुरक्षित रख सकें। हाँ, जहाँ इस किस्म के आम उगाए नहीं जाते, यदि किसान ऐसा नहीं करेगा तो उत्पादन की यह अतिरिक्त मात्रा सड़कर खराब हो जाएगी। जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है उसको अगर दूसरे स्थान पर नहीं बेचा जाएगा, नहीं पहुँचाया जाएगा, तो जो अतिरिक्त उत्पादन है वो कुछ ही दिनों में सड़ जाएगा। यही वह मात्रा है जिसे संरक्षित करके रखने की आवश्यकता होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो मात्रा हुआ, जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, उसी को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि इसका उपभोग उन महीनों में किया जा सके जिन महीनों में इनका उत्पादन नहीं होता। खाद्य पदार्थों का संरक्षण उन महीनों में किया जाता है जब ये पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो खाद्य पदार्थ का जो संरक्षण उन्हीं महीनों में करते हैं जिन महीनों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है और इसी कारण इनका मूल्य भी कम होता है। इससे खाद्य संरक्षण की लागत भी कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो खाद्य पदार्थ जो आते हैं वो जिस महीने में ज़्यादा उत्पादित हो रहे हैं, उस महीने में उस खाद्य पदार्थ की कीमत क्या होगी, कम होगी। और जब उसका उत्पादन नहीं होता है ना, या उसका सीजन चला गया या मौसम चला गया, उसके बाद में वो खाद्य पदार्थ महंगा हो जाता है। तो ये खाद्य पदार्थ का संरक्षण कब किया जाता है? जिस मौसम में वो खाद्य पदार्थ की उपलब्धता ज़्यादा होती है तभी उसका संरक्षण किया जाता है, ताकि जिन महीनों में वो खाद्य पदार्थ उगता नहीं है या किस खेतों में पनपता नहीं है, उस समय उनका उपयोग लोगों द्वारा किया जा सके, लोगों को वो चीज़ें प्राप्त हो सकें।
और उस समय जिस समय उसका उत्पादन होता है तब संरक्षण किया जाता है तो उसकी लागत भी कम आती है। संरक्षण से हमारे भोजन में विविधता आती है। जब हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण कर लेते हैं तो फिर हमारे भोजन में क्या आती है, विविधता आती है, यानी हम हर मौसम में हर तरह के खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन युक्त जो खाने योग्य जो भी भोजन है उसी को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या आप कभी एक मौसम में वही सब्जियाँ बार बार खाकर बोर हुए हैं? जब मटर बहुत महंगे हो और आसानी से उपलब्ध भी न हो तो उन्हें खरीद कर खाना क्या समझदारी की बात है? गर्मियों के मौसम में पुलाव में गोभी या सब्जी में गोभी का प्रयोग आपके आहार में विविधता ला सकता है। देखो, गोभी और मटर कब आते हैं? सर्दियों में आते हैं। लेकिन अगर हमें कभी इच्छा हो कि हमें गर्मियों में भी ये सब चीज़ें खानी है ना, तो ये हमें कब उपलब्ध हो सकते हैं? जब वो क्या हो, संरक्षित किए हुए हो और आपको अच्छा भी लगता है। तो जब ये गर्मियों में हर मौसम में ये सब्जियां उपलब्ध हो जाती है तो हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर हमारे भोजन में क्या जाती है, विविधता आ जाती है, यानी हम हर तरह के अलग अलग तरह की सब्जियाँ हमारे दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने भोजन में चटनी या अचार या पापड़ खाते हैं तो आपके भोजन में विविधता आ जाती है और मौसम के दौरान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खाद्य पदार्थों के संरक्षण में से ये संभव है। यानी जिस मौसम में ये खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में उत्पन्न हुआ उसी मौसम में उसको संरक्षित करते हैं, तभी ये संभव है कि जो खाद्य पदार्थ जिस मौसम में उपलब्ध नहीं हो रहा तब भी हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मटर है, तो मटर जो है वो सर्दियों में आते हैं। ठीक है, तो उस समय वो मटर बाज़ार में भी सस्ते मिलते हैं, लेकिन गर्मी के अंदर मटर की पैदावार नहीं होती है, फिर भी हमें मटर मिल तो जाते हैं, भले वो महंगे मिल रहे हैं, लेकिन वो किस वजह से मिल रहे हैं? क्योंकि उसको संरक्षित करके रखा गया है। तो ये विधियाँ हम घर में भी कर सकते हैं। बाज़ार में तो करते ही है, लेकिन घर में भी हम ये विधियों का उपयोग करके हम हर मौसम में सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। संरक्षित भोजन को उन स्थानों पर भेजना जहाँ उन्हें उगाया नहीं जाता। तो संरक्षित करने का ज़्यादा एक फ़ायदा ये भी है कि इससे संरक्षित भोजन को हम उन स्थानों पर भी भेज सकते हैं जहाँ पर उसकी पैदावार नहीं होती है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जहाँ रेगिस्तान है तथा हिमालय के वे क्षेत्र जो हमेशा हिम से ढके रहते हैं, वहाँ बहुत कम खाद्य पदार्थों की उपज होती है, इसलिए संरक्षित खाद्य पदार्थों को उन स्थानों पर भेजा जा सकता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण से उनका परिवहन तथा भंडारण भी सुगमता से हो जाता है। संरक्षित खाद्य पदार्थों के भारीपन तथा वजन को भी कम करता है। जो भी खाद्य पदार्थ संरक्षित करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है। जैसे मान लो पुदीना है, ठीक है, या कुछ मेथी है ना, धनिया है, वो जब गीली होती है यानी हरी होती है तो उसमें वजन ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हम उसको सुखा लेते हैं, उसको संरक्षित करने के लिए उसको सुखाते हैं, उसको थैली पैक कर लेते हैं सुखाने के बाद में, तो उसमें वजन कम हो जाता है। तो उसका वजन भी कम हुआ तो परिवहन में जब उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो भंडारण में भी वो सुगमता रहेगी, यानी आसानी रहेगी। उदाहरण के लिए यदि आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पुदीना, मेथी, धनिया आदि को सुखाते हैं तो उनका वजन तथा मात्रा में कमी आती है और इस प्रकार उनका भंडारण और परिवहन भी आसान हो जाता है। ये कुछ पाठागत प्रश्न हैं जो इसी से संबंधित है। अगला पॉइंट है खाद्य संरक्षण के सिद्धांत। तो ये खाद्य संरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये समझ में भी आ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल जो घंटी वाला आइकन है उसको, बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन बच्चों को या उन विद्यार्थी को शेयर करेंगे जिनके लिए ये सब्जेक्ट उनके पास है या वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।